आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 6वीं कड़ी बुजुर्ग और मनोरंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं मैं अशोक अग्रोही और मेरे साथ। भागदौड़ की जिंदगी में मनोरंजन तन मन को स्वस्थ रखने का एकमात्र सहारा होता है और बढ़ती उम्र में जब शरीर थक रहा होता है, एकाकीपन बढ़ रहा होता है, ऐसे में जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखने और तन मन दंपति के बारे में बताएंगे जिन्होंने कई बेसहारा लोगों को आश्रय दिया और उन्हें एक सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान किया। तमिलनाडु के देनालाई गांव के दंपति एन राममूर्ति और उनकी पत्नी राजेश्वरी पिछले 20 साल से बेसहारा बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। इन बुजुर्गों में कोढ़ से ग्रसित बीमार लोग भी शामिल हैं। राममूर्ति पहले ऐसे लोगों के रहने की व्यवस्था अपने घर में करते थे, लेकिन जब उनके पास आने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। आप कह सकते हैं कि अगर कोई धनवान है तो परोपकार कैसे कार्य कर सकता है और इसमें तारीफ की कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि राममूर्ति दंपति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने पास आने वाले सभी बेसहारा लोगों की मदद कर सकते। इसलिए उन्होंने कर्ज लिया और आश्रय स्थल का निर्माण कराया, बुजुर्गों के रहने, भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की। यहाँ तक कि नाखून और बाल काटने के लिए नाई का भी इंतजाम किया। राममूर्ति दंपति को बाद में आर्थिक मदद मिलने लगी। आश्रय स्थल में रहने वालों का वोटर आई कार्ड और आधार भी बनवाया जाता है। यही नहीं, उन्हें घर में रहने का एहसास दिलाने के लिए त्योहार और उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस आश्रय स्थल में आने वाले लोग वैसे हैं जिनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है, या जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, या जो अपने जीवन के आखिरी दिन शांति में गुजारना चाहते हैं। निराश्रितों की सेवा करते हुए इस दंपति को लगभग 20 साल हो गए हैं। राजेश्वरी जी का कहना है कि हम मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और जब तक हमारे पास संसाधन और काम करने की क्षमता है, हम बेसहारा लोगों की देखभाल करते रहेंगे। राममूर्ति जी और राजेश्वरी जी, आप दोनों वाकई तारीफ के हकदार हैं। बुजुर्गों के मनोरंजन के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इनकलाब के पूर्व संपादक और जाने माने साहित्यकार जनाब शकील हसन शमशी। शकील साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हम जो मनोरंजन करते हैं उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। देखिए, मनोरंजन दो तरीके का है। एक तो ये कि जब हम दूसरे का मनोरंजन करें, और दूसरा ये कि हम किसी और के मनोरंजन करने से फायदा उठा रहे हैं या उससे महसूस हो। लेकिन दोनों में सुख मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी को हंसा रहे हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं तो ये हमारा अपना काम है, जिससे हमको खुद अंदर सुकून मिलता है। और कोई आदमी हमको हंसा रहा है तो जाहिर बात है कि हंसी में तो आदमी को सुकून ही मिलता है, हंसी में परेशान नहीं होता आदमी कभी। तो जो इंसान है उसकी जो पूरी बनावट है उस पर एक इंटरटेनमेंट या जिसमें दिलचस्पी वो रखता हो या जिस चीज में उसको मजा आता हो, वो उसकी सेहत पर अच्छा प्रभाव डालता है। हंसी का बुरा प्रभाव कभी नहीं हो सकता। आंसुओं से तो चेहरे सूख जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं, लेकिन कैकहों से आपने कभी नहीं सुना होगा कि होठ सूख गए। कैकहों से हमेशा होठ ताजे रहते हैं। और कहते हैं कि आप जितना हंसेंगे उतने ही ज्यादा दिन तक आप जवान रहेंगे। बिल्कुल। शकील साहब, आप तो शायर भी हैं
और लिखते भी बहुत अच्छा हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आमतौर पे हम दिमाग की बात करते हैं या दिल की बात करते हैं, लेकिन आप अगर शायरों की जुबान में बात करें तो ये दिल क्या होता है, दिल क्या काम करता है? शायरी में तो सिर्फ दिल ही काम करता है और शायर दिल का ही साथ देता है हमेशा। और शायर जो है वो कहता है कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। यानी कि दिल को गाइड करने के लिए अक्ल होना तो चाहिए, लेकिन ज्यादातर उसको छोड़ देना चाहिए। जो दिल को आ रहा वही करने दे, क्योंकि शायरों की बुनियाद जो है खास वो दिल पर है। वो दिमाग की बातों को रद्द करके दिल की बात मानता है। शायर का दिल और कलम दोनों रिश्ता होता है। शकील जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। तभी शायर जब खुश होते हैं तो कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, और जब दुखी होते हैं तो कहते हैं दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं होता। दिमाग टुकड़े टुकड़े नहीं होता या दिमाग बाग बाग नहीं होता, ये तो तय अपनी जगह पर। जितने भी शायरी का जो बेस है वो दिल है। वैसे टेक्निकली देखिए तो दिमाग सोचता है, डॉक्टरों की जबान में देखिए, लेकिन शायरी और डॉक्टरी में यही फर्क है। शायरी दिमाग को समझती है, क्योंकि वजह क्या है, आप जब कोई खतरा महसूस करते हैं तो आपका दिमाग नहीं धड़कता, दिल धड़कता है। क्या बात है। जब आप किसी हसीन चेहरे को देखते हैं तो आपके दिल में दर्द होता है, आंखों से सीधा दिल में उतरता है। ये जो हसीन चेहरे वाली बात है, इसका मतलब ये है कि दिल अभी जवान है, धड़क रहा है। बिल्कुल। आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो उम्र के पड़ाव पे तो आ गए हैं, लेकिन उनका दिल अभी जवान है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उम्र को कोई पड़ाव मानता नहीं। जब तक आप हंसी खुशी जिंदा, जब तक आप चल फिर रहे हैं, आपकी जिंदगी का पड़ाव जारी है। जो संगे मील माइल स्टोन कहलाते हैं ना, क्योंकि लाइफ में कोई मंजिल नहीं है लाइफ की। लाइफ माइल स्टोन पर है। एक माइल स्टोन आप तय कर लेते हैं, दूसरा माइल स्टोन आ जाता है आपके सामने, जिसको आप कहें मील का पत्थर। तो जिंदगी मील के पत्थरों पर घिरी हुई है पूरी। कि माइल स्टोन जो है वो आपको बताता है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। आज आप 55 के हो गए, आप आज 60 के हो गए, आज 65 के हो गए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आपकी मंजिल आ गई। वो आपको और चलते रहने के लिए कहता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग 60 के हो गए हैं उन्हें अपने मनोरंजन के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सी चीजें हैं उनके लिए। तो बेस्ट तरीका है कि वो किताबें पढ़ें, वो शायरी करें, अगर लिख सकते हैं तो लिखें। कुछ नहीं है तो स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, एक जो सुख मिलता है उनको निकलते हुए देखकर, उनको जो खुशी मिलती है, हंसते खिलखिलाते हुए बच्चों को देखें उनको, और खुद को तनाव मुक्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी का दुश्मन जो है वो तनाव है। उससे बचने की बहुत जरूरत है। और जहां पर भी कहकहे हैं उस आवाज पर कान धरें अपने। जहां से भी कहकहों की आवाज आ रही है तो उससे जो हमको एक दिली सुकून मिलेगा वो अपनी बिल्कुल अलग सी बात होगी। इसलिए इतने लाफ्टर क्लब्स बन रहे हैं आज, जहां लोग हंसने के लिए जाते हैं सुबह। लाफ्टर क्लब, आप स्टैंड अप कॉमेडियंस देखिए, आप क्या कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए जो कॉमेडी कराने के लिए दिन रात आते रहते हैं, और लोग वहां पर जाते हैं, क्योंकि हंसी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और हमारी उम्र के लोगों को जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने जिंदगी भर नौकरी की, और अब रिटायरमेंट होने के बाद उनको एहसास होता है कि अब हम किसी के नौकर नहीं। सबसे बड़ा तो सुकून ये है कि अब हमको कोई हुक्म देने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिस वक्त जी चाहे जाएंगे, जिस दिन जी चाहेगा जाएंगे। हमको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना है कि हमको जाना है, हमको कश्मीर घूमना है, हमको कर्नाटक घूमना है, हमको मैसूर जाना है, कहीं जाना है। तो ये सबसे बड़ी राहत की चीज है, और उसको भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आदमी जो रिटायरमेंट के बाद खासतौर से उसको बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाती है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है कि जब जी चाहे वो कहकहे लगाए, जब जी चाहे वो किसी के कहकहे सुने, जब जी चाहे वो किसी महफिल में जाए, जब जी चाहे वो किसी गाने को सुने। यहाँ तक कि हम तो उसको भी देखते हैं, सड़क के ऊपर फकीर गा रहे हैं तो हम भी उसको खड़े कर सुनने लगते हैं उसकी, क्योंकि उसकी म्यूजिक इतनी सूदिंग होती है। जो बजा रहा होता है, एक तारा बजा के कोई साधु गाना गा रहा है या कोई, हालांकि कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, तो हम उससे भी इंटरटेनमेंट निकाल सकते हैं। जिंदगी की जो छोटी छोटी खूबसूरती है उसमें भी
मौसीकी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, दुनिया भर के डॉक्टर्स ये मानते हैं कि म्यूजिक से आदमी को ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन म्यूजिक के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। किसी को वेस्टर्न म्यूजिक में मजा आता है, रंबा हो सुन के खुश होता है कोई आदमी जी, और कोई आदमी एक हल्की सी आवाज में गजल सुनकर खुश होता है या गीत सुनकर खुश होता है। कुछ लोगों को फिल्मी गीत बहुत पसंद होते हैं, कुछ को भजन कीर्तन ज्यादा पसंद होता है, जो भजन सुनते रहते हैं वो लोग। तो मैं ये कि म्यूजिक बहुत सूदिंग चीज है। म्यूजिक जब आप सुनेंगे तो आप पर म्यूजिक असर न डाले, ये नामुमकिन है। तो म्यूजिक जो मन को भाए, वो वाली म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को मुतासिर करती है। कहते हैं म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल। बिल्कुल, और फूड फॉर द सोल ये हकीकत है कि रूह की ग़िज़ा है। और ये हकीकत है ना, म्यूजिक किसी भी किस्म की हो, अगर आपको वो पसंद है तो वो आपको सुकून देगी, आपको शांति देगी। और मैं तो अक्सर रात को सोने से पहले कोई म्यूजिक लगा लेता हूं, तो वो मुझे नींद आने में आसानी हो जाती है। हालांकि लोग कहते हैं कि म्यूजिक से नींद उड़ती है, लेकिन मुझे कोई एक स्मूथ सी गजल सुनने में मुझे लगता है कि बहुत गजल कई बार देखा गया है कि दर्द जब हद से गुजर जाता है, सुकून आता है। कोई जब खूब रुलाता है, सुकून आता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि रुलाने से सुकून मिलता है। हंसाने से ही सुकून मिलता है। रोने से कुछ लोगों को सुकून उस वक्त मिल जाता है जब उनका दिल टूटा हुआ हो या बहुत परेशान हो या कोई अजीज बिछड़ गया हो। तो वो इंसान का एक इमोशन है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस सुकून की हम बात कर रहे हैं वो तो हंसने से ही हासिल होता है, वो दूसरों को हंसाकर होता है। लेकिन ये जो सुकून है जो आंसुओं के साथ आता है, ये शायरों को तो अच्छा लगता है कभी कभी बयान करना, जब उनकी महबूब बिछड़ जाए या उनका कोई साथी बिछड़ जाए या उनका दिल तोड़कर कोई चला जाए। तो कोई ऐसा शेर? अब मैं क्या आपसे कहूं कि देवताओं ने फिर किया मंथन, देवताओं ने फिर किया मंथन, इस समंदर से कुछ नहीं निकला। दिल तो निकला मेरे बदन से मगर दिल के अंदर से कुछ नहीं निकला। लेकिन दिल के अंदर तो सारे राज पोशीदा होते हैं और ये दिल जब अपनी सी पे आता है
तो न जाने क्या क्या बयान करता है, लेकिन अगर ऐसा न कर पाए तो डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद की स्थिति में चला जाता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो अवसाद की स्थिति में या डिप्रेशन में है, उनको आप खुश करने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? अवसाद में जाने से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि अवसाद में अकेलेपन की ज्यादा देन है अवसाद जो है। और जो कोई दर्द है उसको बयान करे, चाहे वो आपकी सड़क के किनारे जो परचून की दुकान वाला है उससे भी आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई आदमी नहीं है। आज का जमाना यह है कि आपके बच्चे आपको छोड़कर दूर चले जाते हैं, ज्यादातर यही होता है। माँ बाप के अवसाद का जो वजह होती है अवसाद में रहने की, वो यही है कि बच्चे जो हैं वो कामकाज की फिक्र में चले जाते हैं दूसरे शहरों में। पहले लड़कियां विदा होती थी, अब लड़के भी विदा हो जाते हैं, और मेरा ही लड़का 21 साल से बाहर है। लेकिन उसके लिए तैयार रहना चाहिए मानसिक तौर पर, क्योंकि आज का जमाना जो है वो यही है कि जितना परिंदे होते हैं वो एक नशेमन बनाते हैं, अंडे सेते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं, उस बच्चे का उस वक्त तक देखभाल करते हैं जब तक वो उड़ना नहीं जानता। जिस दिन वो उड़ना जानता है उसके बाद न माँ पहचानती है उसको, न बाप पहचानता, और वो अपनी खुली फिजाओं में घूम रहा होता है। लेकिन शकील जी, ये बात इंसानों के साथ नहीं कही जा सकती। नहीं, लेकिन हो रहा है आज के दौर में। हम उम्मीद नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इंसानों के साथ क्या नहीं, इंसानों के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, माँ बाप के साथ उनका संबंध रहता है, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज की प्रॉब्लम यही है आज कि उनके बच्चे कामकाज के लिए, अगर मैं दिल्ली में हूं, मेरा बेटा बंबई में है, बेटी कहीं चली गई है, और यहाँ तक कि अमेरिका में और इंग्लैंड में बच्चे में वो अपने माँ बाप के ख्याल करने के लिए सब कुछ करते हैं कोशिश। और यहाँ तक कि हालत ऐसी भी हो गई है कि हमारे यहाँ ओल्ड एज होम खुल गए जिसमें लोग अपने पिता माता को रखने लगे। तो माँ बाप को जो चाहिए इस वक्त वो जरूरत है कि अपने को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। मतलब हमने अपने को ज़हनी तौर पर तैयार रखा कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, सेटल होगा, तो हम अवसाद में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इंसान एक ऐसा है जो अपने बच्चे से ये उम्मीद करता है कि वो बड़ा होकर उसकी सेवा करेगा, उसकी खिदमत करेगा या उसके साथ रहेगा। लेकिन शकील जी, सिर्फ सेवा की ही बात नहीं होती, साथ की भी बात होती है। बच्चों का साथ चाहिए होता है। बिल्कुल, बच्चों का साथ चाहिए होता है। बच्चे जब तक बच्चे रहते हैं तो साथ रहते हैं, जब जवान एडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो उसके बाद आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहें। लेकिन उन बच्चों के साथ संबंध गहरे होना चाहिए। और आजकल कम्युनिकेशन का इतना वे है कि हर सुबह को उठकर आदमी वीडियो कॉल से बात तो कर सकता है, कम से कम इतना तो हो गया ना। तो वो, और अगर किसी की तबीयत खराब है तो पूछ सकता है, दवा दे सकते हैं, डॉक्टर को कह सकते हैं, खाने पीने का सामान भिजवा सकते हैं, दवाइयां भी भिजवा सकते हैं। हम तो जब कोरोना था तो मेरे लिए मेरा बेटा ऑर्डर करता था वहां से, और खाना घर पर वो रख के चलाया, क्योंकि कोई खाना डिलीवर करने नहीं आता था, हम पका नहीं सकते थे, कहीं कोई पड़ोसी नहीं जा सकते थे, तो दरवाजे पर रख के डिलीवरी मैन चला जाता था खाना रख के। तो आज के दौर में ये भी है, फैसिलिटीज हैं। तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये कि जो लोग अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं उनको तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पर कि हम पर ये वक्त आ सकता है कि जब हम मियाँ बीवी अकेले होंगे घर में, और उसके लिए हम तरह तरह के एंटरटेनमेंट हमको ढूंढना होंगे, चाहे वो माजी से अपने पिछले जमाने की कुछ बातें याद करना हो, उसको हम याद करके वो करें कि हम स्कूल में जाते थे, ऐसे थे। शकील साहब, आपने ऐसा दुखते रग छेड़ दी है कि कुछ कहे बिना रहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो पुरानी यादें हैं जहाँ ये दिल को कुरेदती हैं वहीं दिल पे सुकून का मरहम भी लगाती हैं। एक गजल के कुछ शेर में कहना चाह रहा था आपके सामने कि तुम्हारी याद क्या आई, जमाने लौट आए हैं, वही मंजर वही बातें फसाने लौट आए हैं, कि सयाने हो गए हैं लोग, पहुंचे चांद तारों तक, मगर हम हैं कि अब तक भी जमीन नहीं छोड़ पाए हैं। किसी की याद फिर से ले गई प्यासे को पनघट पर, पिलाकर पेट भर पानी वो जी भर खिलखिलाए हैं। तुम अपने गांव को कैसे भुला बैठे शहर वालों, तुम्हारे तो सभी पुरखे इन्हीं गांवों से आए हैं। क्या बात है, मैं आपको गांव पर सुना देता हूँ। इरशाद। गांव के बारे में कि भटक रहा है वहीं बेरियों की छांव में, भटक रहा है वहीं बेरियों की छांव में, हम अपने दिल को हैं छोड़ाए अपने गांव में। क्या बात है। अब वो जिन मुंडेरों पे हम नंगे पैर घूमे थे, वो जिन मुंडेरों पे हम नंगे पैर घूमे थे, उन्हीं की खुशबू है अब तक हमारे पाँव में। क्या बात है। तो गांव की जो मिट्टी है उसको याद करना, हो जो गांव की जो खुशियां, और आजकल अब लेटर्स नहीं आते घरों पर जी, खत है ना, खत्म हो गए, खत आना बंद हो गए। तो बहुत दिन बाद खत आया है एक बचपन के साथी का, अभी तक गांव में एक डाकखाना काम करता है। वाह वाह। और हमारे नाम पर एक आंख अब भी भीग जाती है, मोहब्बत हो ना हो रिश्ता पुराना काम करता है। इसमें एक वर्ड है हदफ। हदफ का मतलब होता है टारगेट, कि जवानी में तो हम अक्सर हदफ से चूक जाते थे,
मगर इस उम्र में हर एक निशाना काम करता है। एक्सपीरियंस जो होता है आदमी का वो जिंदगी में काम आता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जवानी होती है तो आदमी ने एक्सपीरियंस होता है, और लेकिन इस उम्र में आकर उसको एंजॉय करना चाहिए कि हम जो आज बातें कहते हैं, जो भी बात हम बताएंगे वो निशाने पर बैठे। शकील साहब, आप दूरदर्शन से भी संबद्ध रहे हैं, बाकी भी संस्थाओं से देखते सुनते रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल मनोरंजन का चल रहा है तो पुराने फिल्मी गीतों का जिक्र आता है, और अगर पुराने गीतों का जिक्र आता है तो रेडियो का जिक्र आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि रेडियो के बारे में आपने कोई नज्म कही हो, कोई गजल, कभी कुछ ऐसा? मैंने एक शेर कहा, और खासकर के जाड़े को याद करते हुए अपने गांव के जाड़े को। इरशाद। कड़ी सर्दी में यूं ही चाहतों के ख्वाब बुनता था, कोई भीगी हुई पगडंडियों पे फूल चुनता था। खनकती पायलों से जागती थी गांव की सुबह, घना कोहरा भी रुककर पनघटों का शोर सुनता था। लिहाफों तोशकों गद्दों में भर देता था मौसीकी, घरों पे आके दुनिया जब पुरानी रुई धुनता था। घरों पर रुई धुनने के लिए आते थे उस जमाने में, तो नजर आते थे हाथों में थिरकते ऊन के गोले। किसी का प्यार जाड़ों में नया स्वेटर भी बुनता था। और कहाँ जाड़ा है वैसा और कहाँ वो रेडियो जिस पर, कहाँ जाड़ा है वैसा और कहाँ वो रेडियो जिस पर, रजाई में दुपक कर मैं पुराने गीत सुनता था। वाह वाह, क्या बात अभी है। वो जमाना अलग ही था कुछ। शकील साहब, अब हम जो बातचीत कर रहे हैं बुजुर्गों के मनोरंजन की, खास तौर पर उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, उनका दिल क्या देख के खुश होता है, क्या जान के खुश होता है। तो इसमें हमारे सामने जिक्र आता है हमारी हॉबीज का, हमारे शौक का। मैंने ये देखा है कि जो लोग किसी खास शौक से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं, ज्यादा खुश हैं, और वो दूसरों को भी खुशी दे पा रहे हैं। आप इस बारे में क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं इससे पूरा यकीन रखता हूँ, और कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए। मेरी अपनी हॉबी लिखने की है। जैसे मुझे बगैर लिखे चैन नहीं मिलता, और चाहे वो शायरी हो, चाहे किताबों की शक्ल में हो, चाहे जिसमें भी हो, लिखना मेरा शौक रहा। कम से कम मेरी 25 किताबें तो छप चुकी हैं अब तक। उसमें 4-5 शायरी की भी हैं, लेकिन बहुत से मेरे ट्रैवलॉग हैं, कुछ मेरे पत्रकारिता पर 2 किताबें हैं मेरी। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस मौके पर अगर उनको लिखने का शौक है तो वो क्या करें? देखिए, जो भी आदमी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, चाहे वो अपने मेमोइर्स लिखे, अपनी यादों को लिख सकता है आदमी। कम से कम ये सकता है कि हम अपने बचपन में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, वो भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है, और लोगों को बहुत मजा आता है पढ़ के उनको भी। और आजकल एक्सप्रेस करने के लिए किताब की जरूरत नहीं है। आजकल तो लिखे और आदमी पोस्ट कर दे, फेसबुक पर डाल दे, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें कुछ शेयर करे। तो लिखने वालों के लिए इस वक्त रास्ता बहुत है। पहले किताब छपाने के अलावा या अखबार में छपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज अखबार के अलावा भी बहुत सी जगह है, और खास तौर से अपने हाथ में है कि हम जो जी चाहे लिख रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है वो हम लिख रहे हैं। तो वो बहुत बेहतर चीज है मुझे लगता है। और कहते हैं कि अगर आप लिखते हैं तो आप अपने मन का गुबार भी निकालते हैं, तो आपका मन हल्का होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। सही बात। बल्कि मैं एक शेर कहूँ कि हमने तन्हाई में पत्थर से भी बातें की हैं, तुमको धोखा हुआ तुम संग को बेजा समझे। क्या बात। तो हम अपनी बात जाके किसी पत्थर से भी कर सकते हैं अगर दिल में है और निकालना है, और किसी और को नहीं बता सकते हैं। एक और चीज है, जब हॉबीज की बात चली तो ये कहा जाता है कि आदमी को जिसमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है उसी में उसका सबसे ज्यादा मनोरंजन होता है, आनंद आता है। आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मनोरंजन जो है वो इंसान को सुकून देने के लिए ही है। मनोरंजन जो है वो उसके जो उथल पुथल है उसके दिमाग में मची भी, उसको खत्म करता है। अगर एक आदमी मनोरंजन में उसका होने लगे तो वो सारी बातें भूल जाता है, और जब वो अपने गम भूलता है तो उसका सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने को एंटरटेन करने के बजाय दूसरों को एंटरटेन करने की कोशिश ज्यादा करना चाहिए, उससे ज्यादा सुकून मिलता है। अगर मेरी शायरी से दूसरे लोग खुश हो रहे हैं तो उससे मुझे और खुशी मिलती है। जब मैं किसी मुशायरे में पढ़ता हूँ या कवि सम्मेलन में जाता हूँ और वहां लोग तारीफ करते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैंने इनके दिल की बात कही, और उनके दिल की बात जब हमने कही है और वो हमारी बात से मुत्तफिक हो रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि चलो इतने लोग जो हैं वो कम से कम उनके दिलों की तर्जुमानी तो हम कर सके, उनके दिलों को तो हम सामने रख सके लाके। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपना गम भुलाना चाहते हैं तो आप दूसरों का दुख दूर करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आपके गम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। बिल्कुल, दूसरों के गमों को अगर कम करेगा इंसान तो अपने गम तो कम हो ही जाएंगे। तो ये हकीकत है कि हम अगर दुनिया भर के लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, और हमारे घर में उन लोगों की बड़ी कद्र होती है कि जो घर में बैठ के जोक सुनाते हैं। बिल्कुल, और घर में उसकी पूछ सबसे ज्यादा होती है। घर में कोई उत्सव हो, कोई भी अच्छा मौका हो तो लोग उसे जरूर ढूंढते हैं जो सबको हंसाता हो। बिल्कुल। तो शकील जी, चलते चलते हम आपकी पसंद का एक
भी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 6वीं कड़ी बुजुर्ग और मनोरंजन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।